नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम कर रहे हैं तैयारी एनटीए नेट जेआरएफ की और हमारा जो टारगेट बैच है वह 2022 का है। हम स्पेशली पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें 6 यूनिट में उपन्यास गोदान को पढ़ रहे हैं। इसके पहले कि इसके 14 भाग हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। बहुत बड़ा उपन्यास है, इसलिए आप इसे लगातार पढ़ते रहिए और इन सभी तथ्यों को अपने ध्यान में रखते रहिए। चलिए हम आज उपन्यास का 15वां भाग प्रारंभ करते हैं। ठीक है मित्रों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि गोबर और उसकी माँ में थोड़ा सा नोक झोंक हो रही है होरी में, क्योंकि वो लोग जो है ब्याज पे पैसे ले लेते हैं, फिर भरना पड़ रहा है गोबर को, तो गोबर उससे बहुत खिन्न है और इसीलिए धनिया है वह झुनिया को कुछ डांटना चाहती है। तो यहाँ पर आपस में तीनों लोग बातचीत कर रहे हैं, गोबर, झुनिया, धनिया और होरी लोग। देखिए धनिया क्या कहती है। धनिया ने दांत पीसकर कहा, अच्छा झुनिया, अब बहुत ज्ञान न बघार। अब तू भी अपना भरा भरा बुरा सोचने योग्य हो गई। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता न होता। उसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहने, गाली गलौज, दुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बरौठों में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की याद तक किसी से न पटी थी तो झुनिया से कैसे पड़ सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपस से बाहर थी। शायद इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ। धनिया चुप रहा। मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले। मैं ही दोषी हूँ। वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता उसे क्या बांध कर रखोगी। माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उनके हाथ पाँव हो गए। अब तू क्या चाहती है। वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दो। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 7 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10 5 साल है वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। झुनिया ने भी चुनरी पहन ली। मुन्नू भी टोपे और फ्रॉक लगाकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्रकंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पाँव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा। जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते। गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को अंचल से छुआ। धनिया ने मुंह से आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो। इधर कुछ दिनों से राय साहब के कन्या की विवाह की बातचीत हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा था, मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 ऊपर थी। ऊपर के खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, ऐन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कब्जा कर लिया था और राय साहब को उनमें से कोई हिस्सा देने पर तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए, उनके चचेरे साले माकूल गुजारा लेकर हट जाए। यहाँ तक कि
वह उस रियासत की आधी आमदनी छोड़ने पर तैयार थे, मगर सालों ने किसी तरह समझौता करना स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत के शरण जाने के सिवा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चय रूप से कह दिया था कि आपकी शर्तिया डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मुश्किल यही था कि यह तीनों काम एक साथ आ पड़े थे। उन्हें किसी तरह टाला न जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह टल जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख था। जिसके पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता, मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ आ गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यक्षमा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी वारे से तय हो गया और कहीं शिकार हाथ से निकल न जाए, इसलिए इसी लग्न में विवाह होना परम आवश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा था जो वह न करते हों। और अय्यासी तो रईस की शोभा है। वह रईस ही क्या जो अयास न हो। धन का उपभोग और किया ही कैसे जाए। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी वह ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छी अच्छी विद्या उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्य कला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे। हाँ, गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी। फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अधिक न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा बिल्ली के भागो छीका टूटा। अभी कुंवर साहब सोडसी से निवृत्त भी न हुए थे कि राय साहब ने बातचीत करनी शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे ही, ये भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तय हो गई। रहा इलेक्शन, यह सोने की हंसिया थी जिसे न उगलते बनता था न निगलते। अब तक वह 2 बार निर्वाचित हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर 1-1 लाख की चपत पड़ी थी। मगर अब की एक राजा उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट ऐलान कर दिया था, चाहे हर एक वोटर को 1-1 हजार ही क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की रियासत मिट्टी में मिल जाए, मगर राय अमरपाल सिंह को काउंसिल में न जाने दूंगा। और उन्हें अधिकारियों ने अपनी सहायता का आश्वासन भी दे दिया था। राय साहब विचारशील थे, चतुर थे, अपना नफा नुकसान समझते थे, मगर राजपूत थे और पोतड़ों के रईस थे। वह चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जाए। यूं उनसे राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आकर कहा होता, भाई साहब आप तो 2 बार काउंसिल में जा चुके, अब की बार मुझे जाने दीजिए, तो शायद राजा साहब ने उनका स्वागत किया होता। काउंसिल का मोह अब उन्हें न था, लेकिन उस चुनौती के सामने ताल ठोकने के सिवा और कोई राह न थी। एक मसलहत और भी थी। मिस्टर तनखा ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप खड़े हो जाए, पीछे राजा साहब से 1 लाख की थैली लेकर बैठ जाइएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राजा साहब बड़ी खुशी से 1 लाख दे देंगे। मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, पर अब मालूम हुआ कि राय साहब को परास्त करने का गौरव नहीं छोड़ना चाहते और इसका मुख्य कारण था राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब से ठीक होना। 2 प्रभावशाली घरानों का संयोग वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे। उधर राय साहब को ससुराली जायदाद मिलने की भी आशा थी। राजा साहब के पहलू में यह कांटा भी बुरी तरह खटक रहा था। कहीं वह जायदाद उन्हें मिल गई और कानून राय साहब के पक्ष में था ही, तब तो राजा साहब का एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनका धर्म था कि राय साहब को कुचल डाले। बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए थे। उन्हें यह संदेह होने लगा था कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया। यह खबर मिली थी कि अब राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। यह राय साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया था, मगर वह या तो घर पर मिलते ही न थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर आज खुद उनसे मिलने का इरादा करके वह उनके पास जा पहुंचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पर मिल गए, मगर राय साहब को पूरे घंटे भर उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह वही मिस्टर तनखा हैं जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज हाजिरी दिया करते थे। आज इतना मिजाज हो गया है, जले बैठे थे। जो हम मिस्टर तनखा सजे सजाए मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाया कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। मिस्टर तनखा ने सोफे पर बैठकर निश्चिंत भाव से धुआं उड़ाते हुए कहा, मुझे इसका खेद है। मैं एक जरूरी काम में लगा था। आपको फोन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाहिए था।
आग में घी पड़ गया, मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वह लड़ने न आए थे, इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, हाँ, क्या गलती हुई? आजकल आपको बहुत कम फुर्सत रहती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आता। मैं उसी मामले के बारे में आपसे पूछने आया था। समझौता की तो कोई आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी है पूरे सन की। कोई न कोई धुन उन पर सवार रहती है। आजकल यही धुन है कि राय साहब को नीचा दिखाकर रहेंगे, और उन्हें जब एक धुन सवार हो जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी वही दमखम है, वही अलल्ले तड़ल्ले खर्चे हैं। पैसों को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीनों से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है। संगमरमर का तो फर्श है, पच्चीकारी ऐसी हो रही है कि आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास रोज डालियां जाती रहती हैं। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। फिर आपने कैसे कह दिया था कि आप कोई समझौता करा देंगे? मुझसे जो कुछ हो सकता था वह मैंने किया, इसके सिवा मैं और क्या कर सकता था? अगर कोई व्यक्ति अपने 2-4 लाख रुपए फूकने पर ही तुला हुआ है तो उसने मेरा क्या बस? राय साहब अब क्रोध न संभाल सके, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में से 10-20 हजार आपके हत्थे चढ़ने की भी आशा हो। मिस्टर तनखा के उदबते बोले, राय साहब आप साफ साफ न कहलवाइए। यहाँ न मैं सन्यासी हूँ न आप। हम सभी कुछ न कुछ कमाने ही निकले हैं। आँख के अंधों गांठ के पूरों की तलाश आपको भी उतनी ही है जितनी मुझको। आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया, आप 1 लाख के लोभ में खड़े हो गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते, और बिना एक पाई करज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपको दुर्भाग्य से वह चाल पट पड़ी है। जब आप ही ठाट पर रह गए तो मुझे क्या मिलता? आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूंछ पकड़ी। किसी न किसी तरह यह बैतरणी तो पार करनी ही है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दे। इसी बदमाश ने सब जवाब दिखाकर उन्हें खड़ा किया और अब अपनी सफाई दे रहा है। पीठ में धूल भी नहीं लगने देता। लेकिन परिस्थिति जुबान बंद किए हुई थी। तो अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, आपके किए कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही समझिए, मैं 50 हजार पर भी समझौता करने को तैयार हूँ। राजा साहब किसी तरह न मानेंगे। 25 हजार पर तो मान जाएंगे, कोई आशा नहीं। वह साफ साफ कह चुके हैं। वह कह चुके हैं या आप कह रहे हैं? आप मुझे झूठा समझते हैं। राय साहब ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है मैंने समझौता नहीं होने दिया? नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में न पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10 हजार का चेक मेरे हाथ में रख दिया होता तो आज निश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 10 हजार, 2 हजार, तो आप मुझे 1,000-2,000 दे देते, तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते। फिर मैं आपका क्या बना लेता, बतलाइए? कहीं नालिश फरियाद भी तो नहीं कर सकता था। राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा। आप मुझे इतना बेईमान समझते हैं? तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन कह समझता है? आजकल यही चतुराई है, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है, और आप इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं? जी हाँ, आप। पहले चुनाव में मैंने जी जान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपए दिए। दूसरे चुनाव में आपने एक सड़ी सी टूटी फूटी कार देकर अपना गला छुड़ाया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वह कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म दिया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की भी कोई हद है। ये तो घंटे भर इंतजार कराया, अब इतनी बेमुरैयत से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें विश्वास होता कि वह मिस्टर तनखा को पटकर नहीं दे सकते हैं तो कभी न चूकते, मगर तनखा डील डाउल से उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हार बजाया तो वह भी आकर अपनी कार पर बैठे और सीधे मिस्टर खन्ना के पास पहुंचे। 9 बज रहे थे, मगर खन्ना साहब अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वह 2 बजे रात के पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा। इसलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट बताई, अच्छा, अब सरकार की नींद खुली है। 9:30 बजे रुपए जमा कर लिए हैं ना, जब ही अब बेफिक्री है। मेरी तरह ताल्लुकेदार होते तो अब तक आप भी किसी द्वार पर खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता। मिस्टर खन्ना ने सिगरेट केस उनकी तरफ बढ़ाते प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई, इस वक्त किधर से आ रहे हैं? राय साहब ने थोड़े से शब्दों अपनी सारी परेशानियां बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियां देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र किया करता था, मगर मुंह पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चिंता हो गई है। बोले,
मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारे और अपने सालों पर मुकदमा दायर कर दें। रही शादी, वह तो 3 दिन का तमाशा है, उसके पीछे जेर बार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्त हैं, कोई लेन देन का सवाल न उठने पाएगा। राय साहब ने व्यंग करके कहा, आप यह भूल जाते हैं मिस्टर खन्ना कि मैं बैंकर नहीं ताल्लुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप जानते हैं यह मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। वह आज जिंदा होती तो शायद सारा घर लुटाकर भी संतोष न करती, तब शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता। लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ, बाप भी हूँ। अगर मुझे अपने हृदय का रक्त निकाल कर भी देना पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस विधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम में ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है। दोनों बच्चों के प्यार में ही अपने पत्नी व्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह असंभव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान न निकालूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूँ, पर जिसे मैं पत्नी का आदेश समझता हूँ उसे नहीं समझाया जा सकता, और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि अमरपाल सिंह नर्मचारा नहीं है, और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक ही है। उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बतलाइए, आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में जो हुक्म है वह आप जानते हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, यह भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है, कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटका कर कहा, आप तो मेरा डोंगा ही डुबा देते हैं मिस्टर खन्ना। मेरे पास जो निज का है वह आपका है, लेकिन बैंक के मामले में तो मुझे अपने स्वामियों के आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर यह जायदाद हाथ आ गई और मुझे इसकी पूरी आशा है तो पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बतला सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने हिचकते हुए कहा, 5-6 लाख समझिए, कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अविश्वास भाव से कहा, या तो आपको याद नहीं है या आप छिपा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भूला हूँ न छिपा रहा हूँ। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है, और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख का बोझ कुछ नहीं के बराबर है। लेकिन यहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराल वाली जायदाद पर भी करत नहीं है? जहाँ तक मुझे मालूम है वह जायदाद बेदाग है, और मुझे यह सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो अब कुछ मिलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल से 10 लाख से कम देना नहीं है, और वह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूँ मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माई गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा। खन्ना, इतना समझ लो, मैंने तुम्हारे भरोसे सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खाना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या के विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन यहाँ इलेक्शन सिर पर आ गया है और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। खन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख से भी कम नहीं? 2 लाख की भी नहीं। मेरी सारी रियासत बिक जाए गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खास रियायत की जाए, लेकिन ये आप जानते हैं, पर मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए खास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का और अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है यह अभी आप जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। वो समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मामला होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्रों में थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और यह इनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतने बेमुरवत थे। आखिर वह जो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते हैं वह किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, साग भाजी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते हैं। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं।
उसका यह जवाब हो। उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता से भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई समझा है और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पदार्थ नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दूसरा क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज़्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में रियायत के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतना करूँगा। कल आप दफ्तर के वक्त आए और लिखा पढ़ी कर लें, बस बिजनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरह रिझे हुए हैं। सारी फिलासफी निकल गई। दिन में 1-2 बार जरूर हाजिरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने निकलते हैं। यह तो मेरी ही शांति थी, कभी मालती के दर पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर निकाल रही है। कहाँ तो यह हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपयों की जरूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुरजा आता। और कहाँ आप मुझे देखकर मुंह फेर लेती हैं। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगवाई थी, बड़े शौक से लेकर गया, मगर नहीं ली। अभी कल मेवों की डाली भेजी थी, कश्मीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। राय साहब मन में तो उनकी बेकदरी पर खुशी है, पर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर यह भी मान ले कि मेहता से उसका प्रेम हो गया है तो भी व्यवहार तोड़ने का कोई कारण नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो मैं शुरू से जानता था कि वह मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आप सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज उनसे मिल सकती है, इसकी मैंने कभी आशा ही नहीं की थी। मैं तो केवल उसको रूप का पुजारी था। सांप में विष है, यह जानते हुए हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निठुर जीव कौन होगा, लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों न चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए। भाई साहब, जब उसका रुक्का पहुंचा मैंने तुरंत रुपए भिजवाए। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया। भाई साहब, हृदय में जितना रस था वह ऊसर की तरह इतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए मैंने गोविंदी से दिल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह रुचि हो गई थी जैसे अजीर्ण के रोगी को मोहन भोग से हो जाते हैं। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, यह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था, और अब वह मुझे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ, खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उससे एक एक पाई वसूल कर लूँगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूँगा। उनका यहाँ रहना असंभव कर दूंगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज़ आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीची अचकन, चूड़ीदार पजामा, सुनहली अनक, सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी शायद में घर से चला था। आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभा नेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि साला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी ज़रूरत है यह आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए ना आ सके। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपये की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपये। इसके बाद कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपये दिए थे, डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपये। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटका लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सद्व्यय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फजूल कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहाँ पच जाएंगे। यूं ही महिलाओं के घर से अरुचि हो रही है, व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वह कहीं की न रहेंगी।
जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती, केवल भोग विलास में रत है, उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में आपसे कुछ न मांगूंगा। जिस आयोजन में हमें विश्वास ना हो उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना सहमत नहीं है राय साहब? राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 रुपये उन्हें हतोत्साह किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक है वह धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ इसलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझ में तो विचार करने की शक्ति है नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो लिखिए कोई अच्छी रकम, जो कहिए वह लिख दूँ। जो आपकी इच्छा, आप जो कहिए वह लिख दूँ। तो 2,000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाकर अपना नाम लिखकर उनके सामने 5,000 रुपये लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह असूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, कितने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले से लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, थियरी थियरी फाइल सही, हिप हिप हुर्रा। खन्ना ने खिसियाकर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे या इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं जिनकी कोठी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपने बड़े मौके की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं खन्ना जी। आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते हैं ना? सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मी पत्नियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशाला और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मैं तो आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देने कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया इस साला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है आप जानते ही हैं। राजा साहब की ओर अन्य सज्जनों की भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में यही निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर तो आएंगे जरूर। खन्ना ने उपहास किया, हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना जरूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांस लेंगे। आप लोगों को लट के खूब सूझते हैं, और हमारे रईस है भी इसी लायक, उन्हें उल्लू बनाकर जितना ही मुड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकाल कर मार्ग खोजता है। यूँ ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या ऐसे में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना राय साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए, आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। गोविंदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई मेरी समझ में नहीं आता, और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है, और उस पर मुझे को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिसके पास फालतू रुपए हो, फालतू समय हो, नाम की हवस हो। होना यही है, 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनकी कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं, और यह सब गोविंदी के कारण। वह एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथों सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सुहाती की, कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ साफ कह दें, तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लाग डांट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी, शायद आज पत्रों में भी निकल जाए।
यह सब मालती की शरारत है, उसी ने मुझे जलील करना उसी ने मुझे जिच करने का ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है, वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुँह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके जो निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे, यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। उस अवसर के लिए वो कितने मनोनियोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल से में समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति ही का सम्मान है, खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो नहीं सकती। इसकी उसने कल्पना भी न की थी कि कोई आपत्ति हो सकती है। इधर कई दिन से पति को कुछ सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोले, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहे तो शायद इतनी खुशी से न तैयार होगी। गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार आटने की फिक्र में हैं और मैंने ठान लिया है कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना। मैं क्यों लिखी? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? आप बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक थैली भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझी की बातें कर रही हो? तुम वहाँ नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया, लिखूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई है, खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊँख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर लिया था ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। दत्त तेरे की, वह पहले यही बात कह रहे थे। इस पर अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बिठाई। आखिर बच्चा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा में इस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिले दीपक की भांति धमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी, निस्संक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा के मैं चारों तरफ घुमाई अपने व्यायामशाला के लिए। कितना दिया आपने? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात है? और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप ना जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं? यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने गोविंदी देवी जी का पक्ष लिया, लड़कर सबको राजी किया। और अब आप फरमाते हैं कि आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकड़ी जाती रही। पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम है कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरवस्था का आनंद क्यों न उठाए? उन्होंने मालती को अर्दब में डाल दिया था और यद्यपि उन्हें रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर 2-4 खरी खरी बातें कर सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवन सिकुड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या आप मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहां इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशा यह ना था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो।
क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूँगी तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज़ें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे रुपये भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज भर नीचे धंसते चले जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील न करो और न सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाला और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा। खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह में कालिक पोत रही हो। मालती ने जोर से कहा मारा, देखो डांट भी बताई और 1,000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत न करोगे, कभी नहीं जीते जी, कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करो, जाओ मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हंसी। देखो खन्ना, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो और तुम चाहते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है। क्यों, मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए। क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती, मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखो मानो निश्चय करना चाहती है कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूंगा। यह कहते हुए पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई। खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा रूप। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती थी। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उबटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती थी। वास्तव लेकर यह नशा उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन समूह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डायन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। उसी राण ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ और कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर कूद आता। गोबर के लिए अभी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया था। ऐसी मायावनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखा तब तू झुनिया ही को दोष देती है। या नहीं समझती है अपना सोना खोटा तो सुनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या अपने आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा तुम चुप रहो। तुम्हें राण को मुड़ पर चढ़ा रखा था, नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलियान में डांठे जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही दिया तो अब तू इतना कुड़ती क्यों है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए। क्यों हमने सिर का बोझ हमारे सिर पर का बोझ अपने सिर पर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दो। ले जा बैलों को अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे और होरी खलियान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छुपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आभाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात से लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करंदे अपनी महक से नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। हिय जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन।
सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलियान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते से दोनों में विनोद होता रहता था। जब से सास जी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ से न आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठा रहता, मगर उसके ब्याज का दर त्यों का त्यों बना रहता। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बदलती जाती, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिला कर जितनी हैसियत मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई मेहरिया देखी ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर पूरन मासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, अब मैं बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी न खिलाया, सेहत में इतनी भाभी बताने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा, कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा, कि भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते जाना, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो है नहीं, हाँ तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से व्यस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पवर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलियान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज उसा रहा था, कोई गल्ला तोल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरों लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झुंगरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलियान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल की सेव जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दिन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे और झुंगरी सिंह के खाट पर बैठ गए। दाता दिन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झुंगरी तमाकू फाँककर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपए उधार लेने आओगे और हम जो चाहेंगे ब्याज लेंगे। सरकार अगर आसामियों को रुपए उधार देने कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हमें इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे लेकिन 125 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत ना होंगे वह पक्का न होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और 14 साल गए तो। झुंगरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या चाहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा कर पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उसकी मदद से दूसरे आदमियों को गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ऊपर राय साहब के 500 निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे वह कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा, जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। यह कहकर उन्हें खलियान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ
मतई का ब्याह क्या हुआ, हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दिन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या असर था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो कहे बके, हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसके मुंह से उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने मुंह में एक एकादशी भी नागा नहीं किया, अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे हमने कहीं बाजार कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। इसलिए हमारी चौखट नहीं लांगने पाती। चौखट बर्तन भाड़े छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा, लेकिन जब एक बार एक बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो कुल्लम कुल्ला कहता हूँ, छिपाने कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दिन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसे रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता देन भी सूर्य के पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। जोगरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुए ब्राह्मण कहलाए, और आजकल के जो ब्राह्मण है वह उन्हीं की संतान है। यह प्रथा आदिकाल से चली आई और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। जोगरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बनने फिरते हैं। समय समय की प्रथा है और क्या। किसी भी उतना तेज तो हो, पिस खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निवाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर क्या करूं, क्या कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की। मित्रों, इस भाग में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। यह इस उपन्यास का 15वां भाग है और मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 22 से 23 भाग इस उपन्यास के हो जाएंगे। तो आप लोग लगातार इसका अध्ययन जारी रखिए। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।